Hello and welcome back to all of you on the Vidigyata YouTube channel, your one-stop destination for legal guidance and career mentorship. Today we are starting a brand new and very special segment on our YouTube channel called Margdarshan, where we will bring you inspiring stories, real strategy and honest guidance directly from top achievers and successful candidates. In this segment, we will regularly feature top rankers and performers from prestigious law entrance exams and institutions so that you can learn from their journeys, their mistakes, and their winning strategy. And today we are truly excited because we have our first topper interview in the Mark Darshan series. Our guest today is Vaishnavi Tripathi, who has secured an All India rank 7th in CLAT PG 2026. She has performed exceptionally well, and today she will be sharing her preparation strategy, study plan, mindset and practical tips for all future aspirants. So stay tuned, ask your question in live chats and make the most of this session. Let's warmly welcome our topper Vaishnavi Tripathi. So once again, congratulations to you Vaishnavi for securing All India rank 7th. How you feel right now? अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर आई फील रियली एक्सटैटिक. ये रिजल्ट मेरे लिए भी बहुत एक्सेप्शनल था. एवरीवन प्रिपेयर्स, सब सोचते हैं कि हमारी भी AIR 1 आएगी, बट व्हेन इट कम्स, जब आपको टॉप 10 में आपकी रैंक दिखती है तो इट फील्स रियली सररियल. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है दैट आपकी प्रिपरेशन ने आखिरकार कुछ रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको दिया है. बिल्कुल बिल्कुल. तो सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आपके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे आपके बारे में. तो एक बार आप ब्रीफली अपने बारे में हमें और हमारे ऑडियंस को बताइए. Sure, sir. Sir, as you said, my name is Vaishnavi Tripathi. I'm a final year BLLB student from Government New Law College Indore. मैं जुडिशरी एस्पिरेंट थी 20th of May तक, बट सिंस वो डिसीजन के बाद काफ़ी रीरूट करना पड़ा अपनी चीज़ों को. Then I started with CLAT PG. स्टार्टिंग से ही था कि NLU तो जाना है, बट UG के लिए नहीं मिला. सो आई थॉट कि PG के लिए एक बार NLU की कोशिश ज़रूर की जाएगी. आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन जून, क्योंकि वहाँ से जब जुडिशरी के लिए वो डिसीजन आया तो CLAT PG के लिए एक मोटिवेशन भी बढ़ा. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. आई वॉज अ स्टूडेंट इन माई कॉलेज लाइफ ऑल्सो, सो आई हैव बीन स्टडिंग माई बेसिक्स प्रॉपरली एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर CLAT PG. ओके वैष्णवी, तो जब आपने अपना रिजल्ट देखा, जब फर्स्ट टाइम होता है ना रिजल्ट आपने देखा, तो ये आपके लिए सबसे पहला थॉट आपके माइंड में क्या आया? क्या आपके मन में पहला वो सोचने को आया? So my first thought was कि since I started preparing early, but I could not be consistent. तो मुझे इतना सेल्फ बिलीफ नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है. तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि अब आगे से जो भी करना है उसमें आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए. एंड माय थॉट वाज टू हेल्प एवरीवन टिल द टाइम आई कैन फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स. ओके, तो AS7 और समथिंग एल्स क्या था? सर AIR 7 देखा, बट एक्सपेक्टेशन सर टॉप की ही होती है हमेशा. बट सिंस उतनी अच्छी प्रिपरेशन इस बार नहीं थी, बट इतनी अच्छी रिजल्ट आने के बाद काफ़ी खुशी हुई देख के कि अच्छा AIR 7 आ सकता है. हम लोग सिर्फ सोचते नहीं है, बट कभी कभी रिजल्ट दिख भी जाता है. तो काफ़ी खुशी हुई सर. अच्छा, ओके. सो हम और हमारे ऑडियंस ये भी जानना चाहेंगे कि आप CLAT PG के प्रिपरेशन के साथ साथ कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, या नॉर्मली, मतलब ये हम बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आप प्रिपरेशन कैसे कर रही थी. कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था, या आपका स्ट्रैटेजी क्या था? इस पे हम लोग अभी मूव करेंगे. तो सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को ये बताइए आप कि आप ये प्रिपरेशन जब आप कर रही थी, तो CLAT के प्रिपरेशन के अलावा कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप टारगेट कर रही थी? नहीं सर, पहले मैंने जुडिशरी के लिए स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, तो मैं अपने बेसिक नोट्स ज़रूर बनाती थी. बट फिर जुडिशरी से चेंज करके उसी नोट्स को और उसी कंसेप्ट को मैंने CLAT PG के लिए यूज़ किया, जो कॉलेज शेड्यूल के साथ चलता था. उसके सिवा आई डिड नॉट फोकस ऑन एनी अदर एग्जाम. ओके. इस दौरान काफ़ी आपको मुश्किलें भी आई होंगी, तो आपके लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंजेस था इस प्रिपरेशन के जो पीरियड था, ड्यूरेशन था, उसमें आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सर मेरे लिए दो चैलेंजेस थे. एक तो कॉलेज आवर्स के साथ आपको पढ़ाई मैनेज करनी है, जहाँ आपको सुबह से शाम तक जाना है. उसके बाद आपके पास एनर्जी नहीं होती है कि आप दूसरी चीज़ें पढ़ पाओ.
एंड सेकेंडली मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग ऑल दी रीसेंट केसेस, क्योंकि 2022 से लेके 25 तक सारे करने पड़ते हैं, बिल्कुल। कभी भी कुछ भी आ सकता है, क्लैट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो ये दो काफ़ी बड़े चैलेंजेस थे मेरे लिए। ओके, सो आपका जो ऑल इंडिया रैंक 7th आया, तो इसमें कौन सा ऐसा सेक्शन था, सब्जेक्ट्स था, जिसने आपके रैंक को बूस्ट करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया? सबसे बड़ा रोल प्ले किसने किया आपके रैंक को बूस्ट करने में? सर दिस टाइम सिंस जो 3 पैसेजेस और क्वेश्चंस थे वो रिपीटेड थे, तो वहां से आई गेस मेरा स्कोर काफी बूस्ट हुआ, क्योंकि मैंने अपने पास्ट ईयर पेपर्स बहुत अच्छे से ओके। सॉल्व किए थे। तो बाकी सारी चीजें तो आपको फिर भी पढ़नी थी। इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन जो बहुत बच्चे छोड़ के आए थे क्योंकि पैसेजेस काफी लेंदी थे, आई ट्राइड कि आई अटेम्प्टेड 120 क्वेश्चंस, जो यूजुअली नहीं करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट बिल्कुल। आई अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन, सब में लॉजिक लगाया। So that 3 passages which were repeated, I guess that helped me a lot. ओके, सोर्सेज की हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा आप क्या सोर्सेज आप प्रिफर करते थे प्रिपरेशन के लिए? बेयर एक्ट्स और सम बुक्स या कोचिंग मटेरियल्स? So since मैंने कोई कोचिंग में एनरोल नहीं किया था, किसी भी कोचिंग का कोई भी मटेरियल भी नहीं लिया था, तो मेरा सिर्फ फोकस होता था बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। अब थोड़ा टाइम कम बचा था, इसलिए बुक्स पे तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि बुक्स के ऑलरेडी नोट्स मेरे पास थे। बिल्कुल। आई फोकस्ड ऑन वन शॉट्स फ्रॉम यूट्यूब, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फ्री फॉर यूट्यूब इन यूट्यूब। अगर आप जाओ तो वन शॉट भी मिल जाते हैं, एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी आपको मिल जाते हैं। आई फोकस्ड अ लॉट ऑन दैट। फ्रॉम देयर आई यूज्ड टू बिल्ड माय ओन बेसिक्स, और उसी के जितने भी आगे आगे चीज़ें हो सकती थी, आई फोकस्ड ऑन दैट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज के टाइम पे ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट रैंक है आपका, और जो लॉ ग्रेजुएट्स जो लाइव सेशन को देख रहे होंगे उनके लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग है कि बिना कोचिंग के ऑल इंडिया रैंक 7th लाना भी संभव है। और बहुत सारे जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं वो प्रिपरेशन के लिए हमेशा कोचिंग प्रीफर करते हैं, या स्टडी सोर्सेज भी कोचिंग के उन लोग प्रेफर करते हैं कि कोचिंग से स्टडी मटेरियल मिलेगा तो वो आसान हो जाएगा। लेकिन ये आपका एक इंस्पायरिंग हो सकती है उनके लिए जो हमारे लाइव सेशन को देख रहे होंगे। तो ये मुझे भी काफ़ी सुनकर ये अच्छा लगा कि आपने सेल्फ स्टडी से ही और यूट्यूब के सोर्सेज से ही अपने प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट किया। ओके, सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जी सर। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे कि आपने कैसे। तो सबसे पहले ये रहेगा कि आप जो अपने नोट्स बनाते थे उनका रिवीजन कैसे करते थे, पूरी प्लानिंग कैसे करते थे, कैसे एग्जीक्यूट करते थे, ये अब हम और हमारे ऑडियंस के बीच जानना चाहेंगे। जी सर। सर क्लैट पीजी में कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका वेटेज ज़्यादा होता है, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। मेरे पास कुछ नोट्स थे, बट आप जब कॉलेज में नोट्स बनाते हो कभी आधे बनते हैं कभी पूरे बनते हैं, सो बिल्कुल। आई हैड अ प्रॉब्लम वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। शुड आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और शुड आई स्टार्ट जस्ट फ्रॉम एमसीक्यूज? सो आई व्हाट आई डिड वाज, जितने मेरे नोट्स होते थे आई यूज्ड टू स्टडी देम, एंड देन आई यूज्ड टू टेक अ ब्लैंक पेज और उसका एक ग्राफ बन जाता था। अब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई हैव टू स्टडी दैट सेम टॉपिक, मेरे लिए रिवीजन काफी इजी हो जाता था फॉर दैट सेम टॉपिक। एंड जो टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े हैं उनका मैं डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। दैट टुक टाइम, बट आपको वापस से सेकेंड टाइम उस कंसेप्ट पे जाना नहीं पड़ता है। Also, after completing my major subjects, I focused on all the minor subjects, be it company law, IBC, insurance. Insurance बहुत deeply में नहीं, but थोड़ा बहुत basics, क्योंकि उसके भी अगर पैसेज आते हैं तो आपकी एक बार रीजनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल। So for that, I also focused on all the minor subjects, just one shots and a single page notes, so that helps in revision at the last moment. तो आप जो लॉ स्टूडेंट्स जो लॉ ग्रेजुएट्स अभी हमारे लाइव को देख रहे होंगे उनके लिए आप कैसा रिकमेंड करेंगे? क्या सोर्सेज वो प्रेफर कर सकते हैं, बुक्स या यूट्यूब? ये आप बताइए कि क्या जो आने वाले जो क्लैट 2027 के जो एस्पिरेंट्स होंगे या जो सोच रहे होंगे कि क्लैट 2027 हमें देनी है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप बता सकते हैं, क्या रिसोर्सेज बता सकते हैं जहाँ से वो अपने प्रिपरेशन की बिगनिंग कर सकते हैं? सर आई वुड से इफ़ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, तो आप वन शॉट्स या फिर जो कुछ शॉर्ट वीडियोस होते हैं एक लॉ सब्जेक्ट के, वो चेक कर लो। अगर आपको वहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आपके पास टाइम है देन गो फॉर बुक्स, क्योंकि जितना डीपर अंडरस्टैंडिंग बुक से मिलती है वो शायद वीडियोस से या फिर शॉर्ट क्लिप्स से उतनी नहीं मिल सकती। एंड बुक्स गिव यू एन आइडिया कि आप 3 घंटे बैठ के पढ़ पा रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम में 3 घंटे बैठना पड़ता है। नाउ सिंस वी इन आवर जनरेशन हम लोग को इतना ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी नहीं होती है, कॉलेज भी उतने अच्छे से अटेंड नहीं करते हैं, सो रीडिंग बुक्स
and reading all the notes which you have made is really important. That gives you sitting capacity and understanding of law. ओके सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि क्लैट पीजी केस लॉज बहुत ज़्यादा रहते हैं, केस लॉ बेसिस पैसेज रहते हैं, तो ये केस लॉ को याद रखना, केस लॉ को समझना और केस लॉ को एग्ज़ाम तक याद रखना, इनके लिए आप क्या करते थे? कैसे केस लॉज को मैनेज करते थे? कैसे केस लॉ को माइंड में स्टोर करके रखते थे? सर आई फॉलोड वन थिंग कि मुझे सारे केस लॉज याद करके नहीं रखना है, क्योंकि अगर मैं अभी रिसेंट के सारे केसेस याद करूंगी तो मैं पुराने भूल जाऊंगी, बिल्कुल। पुराने याद करूंगी तो नहीं नए भूल भूल जाए। जाऊंगी। सो मैं इसलिए कहती थी कि जितने भी रिसेंट केसेस मैं पढ़ रही हूँ, सो वाइल मेकिंग नोट्स ऑफ देम, मैं उन्हें पुराने केसेस और पुराने सेक्शंस के साथ लिंक कर लेती थी। सो आई यूज्ड टू स्टडी अ न्यू केस, विद दैट आई स्टडीड द सेक्शन एंड द लैंडमार्क केसेस। तो जब वो एक लिंक फॉर्म हो जाती है, इट गेट सेव्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको बार बार वो रटने की चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई स्टडीड माई रिसेंट केसेस, लिंकिंग देम टू लैंडमार्क केसेस एंड द सेक्शंस। दैट हेल्प मी अ लॉट। मॉक टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, या मॉक टेस्ट को प्रीफर ज़्यादा करें या पीवाईक्यू एनालिसिस ज़्यादा करें? मतलब किस पे हम लोग ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स होंगे? सर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि वहां से भले क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बट टॉपिक रिपीट होते हैं। जैसे टॉर्ट्स में देखें तो नेग्लिजेंस कई बार पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन होता ही है, पब्लिक बिल्कुल। इंटरनेशनल लॉ का भी पैटर्न बहुत सेम होता है। तो पीवाईक्यू आई प्रेफर्ड कि मैं 2 से 3 बार पीवाईक्यू सॉल्व करूं, तो वो बहुत हेल्प करता है। एंड मॉक टेस्ट अगर आपने किसी कोचिंग के लिए हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉर यू टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास कुछ फ्री मॉक टेस्ट थे, तो आई यूज टू टेक देम एज रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं अगर एक पैसेज पढ़ती हूँ, उसमें से कोई 4 ऑप्शंस हैं केसेस के, तो मैं वो चारों केसेस पढ़ लेती थी कि इनमें क्या क्या हेल्ड किया गया है, सो दैट अगर वो किसी और ऑप्शन में आ रहे हैं तो मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। So you can use that mocks to understand your topics much better. So mocks are important, but first priority should be previous year questions. तो क्लैट 2026 के लिए मॉक आपने कितने नंबर ऑफ मॉक दिए थे? सर मैंने किसी कोचिंग में एनरोल नहीं किया था, तो काफ़ी सारे मॉक्स मेरे पास थे नहीं, बट बहुत एंड मोमेंट पे मैंने प्रिपेयर किया था, कंसिस्टेंसी नहीं थी, इसलिए 2 से 3 मॉक्स किए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2-3 बार किए थे। 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2021 to 25, इन्हें 2 से 3 बार सॉल्व किया था। ओके आगे हम लोग बात करें तो एक सबसे कॉमन क्वेश्चंस होता है कि ज़्यादातर जो क्लैट पीजी की प्रिपरेशन करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो ड्रॉप लिए रहते हैं, तो उनका जो शेड्यूल काफ़ी हैक्टिक होता है। तो इस हैक्टिक शेड्यूल में हम कैसे अपना स्टडी प्लान करें, कैसे हम शेड्यूल करें, अपने टाइम टेबल कैसे बनाएं, एक अपना ब्रीफली अगर आप बताते कि कैसे आपने प्लानिंग, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन योर BLLB ना, यस सर, तो फाइनली। फाइनल ईयर, तो आप पढ़ते हुए कैसे आपने क्लैट पीजी के लिए प्रिपरेशन किया, वो एक बार आप हम सभी को बताएं। श्योर सर। सर अब डेली का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो आई फॉलोड वन मंत्रा कि एक टॉपिक एक दिन करना ही है। सुबह का 1 घंटा या फिर शाम का 1 घंटा सिर्फ या तो एक टॉपिक रिवाइज करना है या फिर एक टॉपिक नया करना है। तो अगर क्लैट पीजी इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, इफ़ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, आपके पास पूरा पैसेज है। इस बार ज्यूरिस्प्रूडेंस के 2 पैसेजेस थे जिसमें all 5 answers were given in the passage itself. So you have to have that reading speed. अगर आप न्यूज़पेपर या फिर बुक्स रीड कर सकते हैं उसके लिए दैट्स गुड। अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे भी देंगे जहाँ पे आप पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लो, नए केसेस कर लो थोड़े बहुत, और 1-2 कंसेप्ट जो आपको नहीं आते हैं वो रोज रोज नए कंसेप्ट ले लो। 2 से 3 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली देते हो, अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्लैट पीजी इज़ अ वेरी इजी एग्जाम टू क्रैक। ओके सो ये आपका लास्ट मंथ जो होगा क्लैट पीजी दिसंबर में हुआ था, तो उससे पहले का एक मंथ जो लास्ट का मंथ होता है वो भी काफ़ी एक्टिव हो जाता है, तो वो भी आपका ऐसे ही था या आपने कुछ स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाया था, प्लान जो टाइम टेबल थी उसमें कुछ चेंजेस लाया था? सर लास्ट मंथ नवंबर मंथ में मेरे 9th सेमेस्टर के एग्जाम्स ही थे, तो मैं काफ़ी कुछ चेंज या स्ट्रैटेजी प्लान उस टाइम नहीं कर पाई थी, क्योंकि अगर आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स है तो उन पे भी फोकस करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए बस यही चीज़ थी कि एक टॉपिक एक दिन में करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है क्लैट पीजी का प्रिपरेशन अगर आप काफ़ी टाइम से बेसिक्स क्लियर करके चल रहे हो। बिल्कुल। सो ओवरऑल आपका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा था? आपने एग्ज़ाम का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी हो जाते हैं हम, क्योंकि पैसेज जो होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ पैसेज भी काफ़ी होते हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सर एग्जाम के दिन यू एंटर एग्जाम हॉल अराउंड 1 to
मिनट्स होते हैं वो ज़्यादा डॉन्टिंग फील होते हैं कि आप कुछ रिवाइज भी नहीं कर सकते, बिल आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मेरे कुछ मंत्रास होते हैं वो मैं अंदर अंदर रिपीट करती रहती हूँ ताकि मैं पढ़ाई का कुछ भी ना सोचूं, क्योंकि जितना आपने पढ़ लिया है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। बिल्कुल। इससे ज़्यादा आप कुछ पढ़ भी नहीं सकते, कुछ रिवाइज भी नहीं कर सकते उस लास्ट मोमेंट पे। बिल्कुल। तो उस टाइम पे बस जितना माइंड को काम रख सकते हैं उतना वो इम्पोर्टेंट होता है। एंड पैसेजेस सर, माय स्ट्रैटेजी वाज फर्स्ट से लास्ट पेज पूरा पढ़ना है और पूरा समझना है, बीच बीच में इधर उधर जंप नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बस लास्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर डाल दो कि ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया है, बाकी फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, फर्स्ट क्वेश्चन से 120th क्वेश्चन तक लाइन वाइज ही चलो। तो उसमें टाइम आपका कम जाता है कि आप बार बार पेजेस नहीं पलट रहे हो। फिर लास्ट में आई हैड 5 minutes इवन आफ्टर रीडिंग ऑल द पैसेजेस और राइटिंग ऑल द आंसर्स, आई हैड 5 minutes टू रीचेक द क्वेश्चंस आई हैव नॉट अटेम्प्टेड। और फिर बाद में थोड़े बहुत तुक्के लगा दिए थे, इसलिए 120 अटेम्प्ट कर लिए। तो वो लास्ट में पेपर, जो फ्री पेपर होता है, रफ पेपर, उसमें लिख लिए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं किए, बाकी स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे पैसेजेस रीड किए थे। ओके। तो सबसे पहले आप जैसे क्लैट पीजी की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, आपने भी किया था, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक हम लोग आमतौर पे करते हैं जो आपने भी सीखी हुई होगी कि ये मिस्टेक मैंने किया और इसको आप बताना चाहें, जिससे आने वाले जो भी 2027 के एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, अगर आप बताएं तो। सर वन थिंग आई डिड वाज कि केसेस जो नए आप रीड कर रहे हो तो आपने बस देख लिया कि हाँ ये केस था और इसमें ये हेल्ड किया था, बट आपको पूरी चीज़ें देखनी है कि क्या कोरम था, क्या उसमें इश्यूज थे, किस पर्टिकुलर फैक्ट पे वो पूरा बेस था। क्योंकि इस बार 3 से 4 क्वेश्चंस थे विच आस्क्ड ये वाला केस है एंड इसमें विच इशू वाज डिस्कस्ड। तो अगर आपको सिर्फ ये पता है कि व्हाट वाज हेल्ड, तो आप ये नहीं बता पाओगे व्हाट वाज द एक्चुअल इशू जिस पे जुडिशियल डिटर्मिनेशन हुआ है। तो अगर आप रीसेंट केसेस पढ़ रहे हो तो उसमें पूरे नोट्स बना लो कि आपका क्या कोरम था, क्या हेल्ड हुआ है और क्या इशू था, तो वो हेल्प करता है। ये मैंने नहीं किया था तो आई प्रेफर कि जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं वो करें एटलीस्ट। वैष्णवी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग कोचिंग्स को प्रीफर करते हैं, तो क्या सच में क्लैट पीजी के प्रिपरेशन के लिए जो कोचिंग है उसकी कोई रिक्वायरमेंट है? कोचिंग करना ज़रूरी है? इन माय ओपिनियन अगर आप बेसिक्स क्लियर कर पा रहे हो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ पा रहे हो, तो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप कोचिंग करोगे तो ही आपकी अच्छी रैंक आएगी। मेरे कुछ लोगों से बात हुई जिनकी AIR 1 to 6 भी आई, उन्होंने भी कोचिंग नहीं करी थी। कोचिंग आपको एक प्रेशर देता है कि आपने अगर कहीं फी पे करी है, आपको कोई अगर डेली बोल रहा है पढ़ने के लिए, तो यू हैव इट दैट मेंटल प्रेशर टू स्टडी, जो आप सेल्फ डिसिप्लिन यूजुअली नहीं ला पाते हो। तो वहाँ पे वो कोचिंग हेल्प करती है, आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाते हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट कि आपको खुद से नहीं बनाना है। बट अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन से पढ़ाई कर सकते हो, बेसिक्स क्लियर कर सकते हो एंड यू कैन स्टडी 2 to 3 hours अ डे, तो कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको क्लैट एस्पिरेंट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि वो PIL। कभी कभी समझ नहीं आता है तो इसलिए बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ देते हैं। इस बार भी काफ़ी लेंदी पैसेज था बट आंसर्स इतने डिफिकल्ट नहीं थे उसके। ओके। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, रैपिड फायर रहेगा। Sure. बेयर एक्ट या नोट्स? नोट्स। मॉक्स और थ्योरी? मॉक्स। क्वालिटी स्टडी और लॉन्ग आवर? क्वालिटी स्टडी। ओके। वन बुक जो आप सजेस्ट करें जो सभी क्लैट एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए? सर बुक्स अगर टाइम है तो कॉन्स्टिट्यूशन की एमपी जैन आप पढ़ सकते हैं, हाँ। तो उससे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेरी ग्रेट वेटेज इन योर फ्लैट पीजी। बिल्कुल। एक हैबिट जो डालनी चाहिए क्लैट एस्पिरेंट को अपने अंदर? 2 hours a day for CLAT PG. Do everything, anything for 22 hours, but 2 hours a day for CLAT PG will help you. क्लैट पीजी के प्रिपरेशन के दौरान कौन सी आदत आपकी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही? वो कौन सी हैबिट थी? रिवीजन। रिवीजन। सर क्योंकि एक बार पढ़ लेते हैं सेकेंड टाइम भूल जाते हैं, सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट आपका क्या मैसेज है क्लैट एस्पिरेंट के लिए जो 2027 या आगे जो देंगे उनके लिए? So my suggestion would be either start early and be consistent, and if by chance you could not be that, even if you have less time left, do not lose hope. आप एंड में भी कर सकते हो because it's not the end until it's end. तो आप
एंड में भी कर सकते हो, बट अगर आप स्टार्ट करते हो जल्दी, दैट विल हेल्प अ लॉट। ओके, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ये मान कर बैठते हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनके मन में एक अवधारणा बनी होती है, परसेप्शन होता है कि क्लैट जो होता है वो इंग्लिश बैकग्राउंड के लिए ही है और हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है, लेंदी होता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर इवन इफ यू आर फ्रॉम हिंदी, अपने कंसेप्ट्स तो वही पढ़े हैं, आपको बिल्कुल। बेसिक लॉ तो वही पता है, बस कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको रीडिंग स्पीड, अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत भी रीड कर लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आर्टिकल 14 है तो उसमें क्या ही कंसेप्ट आएगा। तो कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं, बस आपको इंग्लिश एक बार रीड करनी है तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। एक आपके तरफ से मैसेज सभी के लिए। सर मेरी तरफ से तो ये मैसेज है कि जितना पढ़ सको, जितना कंसेप्ट क्लियर कर सको, उतना हर चीज़ में हेल्प होगी। ये नहीं सोचना है कि अभी काफ़ी टाइम बचा है या बाद में कर लेंगे। जो चीज़ आज कर सकते हैं उसे आज ही कर लेना चाहिए। ओके, तो प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? थर्ड जितनी ईयर? जल्दी हो सके, जितनी जल्दी। क्योंकि अगर आप अभी से बेसिक्स क्लियर कर लोगे, आई स्टार्टेड मेकिंग माई नोट्स इन माई फर्स्ट ईयर इटसेल्फ एंड दैट हेल्प मी इन क्लैट पीजी, जो मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं पता था कि शायद मुझे ऐसे हेल्प आएगी उससे। तो आप जब पढ़ रहे हैं तब अच्छे से पढ़िए कि आपको सेकेंड टाइम पे उस सब्जेक्ट से कभी डर ना लगे। ओके, तो थैंक यू सो मच वैष्णवी। काफ़ी हमारा अच्छा सेशन रहा और मुझे लगता है कि जो आने वाले जो 2027 के लिए क्लैट एस्पिरेंट होंगे या जो भी लाइव को देखेंगे या लाइव के बाद भी जो वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, उनके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपकी स्ट्रैटेजी, जो आपकी प्लानिंग थी, जो आपका स्टडी रिसोर्सेज था, वो काफ़ी हेल्प करेगा लॉ स्टूडेंट्स को या जो क्लैट पीजी 2027 एस्पिरेंट होंगे उनके लिए। विधि ज्ञाता के लिए क्या कहेंगे? सर आई रियली थैंक विधिज्ञाता टीम फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर दिस सेशन। ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि आई कैन बी द पार्ट ऑफ विधिज्ञाता टीम एंड हेल्प एवरीवन थ्रू दिस वीडियो, थ्रू माय स्ट्रेटजीज। आई Thank रियली you. थैंक यू फॉर अप्रोचिंग मी, फॉर कमिंग फॉर दिस इंटरव्यू। रियली थैंक यू सो मच सर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं सभी से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लाइव चैट में डाल सकते हैं और वो हम नेक्स्ट इंटरव्यू में ज़रूर लाइव चैट के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज होंगे वो हम पूछेंगे। ऐसे ही लगातार हम इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे, टॉपर्स को इस सेशन में हम लोग जोड़ते रहेंगे ताकि आपके प्रिपरेशन में, आपके जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वैष्णवी।